हवेली की घनी खामोशी में एक ऐसा रिश्ता सांस ले रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सीमा की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उसका पति विवेक अपनी पढ़ाई और नौकरी की तलाश में ज्यादातर शहर से बाहर ही रहता था। उस विशाल हवेली में सीमा और उसके ससुर विक्रमजीत सिंह ही रहते थे। विक्रमजीत जी उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां वे बेहद रोबदार, संजीदा और अपनी अलग पहचान रखते थे। शुरुआत में सीमा उनके सामने आने से भी हिचकिचाती थी, लेकिन धीरे धीरे विवेक की लगातार अनुपस्थिति और अकेलेपन ने सीमा के दिल में एक खालीपन भर दिया था। उस खालीपन को विक्रमजीत जी की छोटी छोटी बातों ने भरना शुरू किया। विक्रमजीत जी हर शाम स्टडी रूम में बैठकर पुरानी किताबें पढ़ते या चाय पीते। सीमा जब भी उनके लिए चाय लेकर जाती, वे बहुत ही शराफत और प्यार से उससे हालचाल पूछते। सीमा की खामोशी और उसकी उदास आंखों को विक्रमजीत जी पहली ही नज़र में समझ जाते थे। एक शाम मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली अचानक गुल हो गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सीमा डर के मारे अपने कमरे से निकली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। तभी अंधेरे में उसका पैर फिसल गया। सीमा! पीछे से विक्रमजीत जी की भारी और गहरी आवाज आई। उन्होंने झटके से आगे बढ़कर सीमा को गिरने से बचा लिया। विक्रमजीत जी की मजबूत बाहों में सीमा का कांपता हुआ शरीर समा गया। उस अंधेरे में दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। विक्रमजीत जी के हाथों का वो गर्म स्पर्श और उनके सीने की धड़कन सीमा को एक अजीब सा सुकून दे गई। सीमा ने उनकी आंखों में देखा, जहां मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में झिझक के साथ साथ एक अनजानी सी चाहत साफ छलक रही थी। आप ठीक तो हैं सीमा? विक्रमजीत जी ने बहुत ही धीमी और मदहोश आवाज में पूछा, लेकिन उनकी उंगलियां अभी भी सीमा की कमर पर कसकर टिकी हुई थीं। सीमा के होंठ कांपे, पर शब्द नहीं निकले। उसने सिर्फ धीरे से हाँ में सर हिला दिया। मर्यादा की जो दीवार उनके बीच बनी हुई थी, उस रात की खामोशी और छुअन ने उस दीवार को बहुत कमजोर कर दिया था। उस रात की बारिश ने सीमा और विक्रमजीत जी के बीच की झिझक को एक पल में पिघला दिया था। विक्रमजीत जी के मजबूत हाथों की गर्माहट अंजलि सीमा को एक अनजाने से सुकून में डुबो रही थी। अगली शाम घर में एक अजीब सी खामोशी और मिठास घुली हुई थी। विक्रमजीत जी रोज की तरह अपने स्टडी रूम में एक नक्शे पर ध्यान दे रहे थे। सीमा हाथ में इलायची वाली कड़क चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर लालिमा थी और बालों से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। जैसे ही सीमा ने ट्रे टेबल पर रखी, विक्रमजीत जी ने चश्मा उतारा और अपनी गहरी रोबदार आंखों से सीधे सीमा को देखा। सीमा, चाय तो रोज बनती है, पर आज इसकी खुशबू कुछ अलग है, विक्रमजीत जी ने बहुत ही धीमी और जादुई आवाज में कहा। सीमा ने शर्माकर नजरें नीची कर लीं। वो आज इलायची थोड़ी ज्यादा डाल दी थी। विक्रमजीत जी ने मंद सी मुस्कान के साथ अपने हाथ से सीमा की कलाई थाम ली। उनकी उंगलियों की छुअन से सीमा के पूरे वजूद में एक मीठी सी सिहरन दौड़ गई। उन्होंने बहुत ही नज़ाकत से सीमा को अपने थोड़ा करीब खींचा। चाय की बात नहीं कर रहा मैं, विक्रमजीत जी ने सीमा के हाथ को अपनी हथेलियों में लेकर उसकी उंगलियों को सहलाते हुए कहा। तुम्हारी मौजूदगी इस खाली हवेली में जो रंग भर रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि विक्रमजीत जी के गालों पर आई हल्की सफ़ेद दाढ़ी और उनकी मैच्योर शख्सियत के आकर्षण में खुद को खोने दिया। विक्रमजीत जी ने खड़े होकर बहुत ही प्यार से सीमा की ठोड़ी को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए उसकी लटों को कान के पीछे सरकाया। उनके स्पर्श में एक अनोखा ठहराव और परिपक्वता थी, जो सीमा को विवेक के बचकाने व्यवहार में कभी नहीं मिली थी। सीमा ने अपनी आंखें मूंद लीं और विक्रमजीत जी के सीने पर अपना सिर टिका दिया। विक्रमजीत जी ने बेहद नरमी से अपनी बाहें उसके गिर्द लपेट लीं और उसके माथे पर एक गहरा, आत्मीय चूम लिया। मर्यादा और उम्र के फासले के बीच उस हवेली के बंद दरवाजे के पीछे एक बहुत ही खामोश और गहरा विक्रमजीत जी के उस स्पर्श ने हवेली के माहौल में एक अलग ही नशा घोल दिया था। अगली दोपहर धूप से खिली हुई हवेली का आंगन बिल्कुल शांत था। सीमा अपने कमरे में अलमारी की ऊपरी रैक से भारी साड़ियों वाला बॉक्स निकालने की कोशिश कर रही थी। पैर के तलवों के बल उचकते हुए भी जब उसका हाथ बॉक्स तक नहीं पहुंचा, तो पीछे से अचानक 2 मजबूत हाथों ने सीमा की कमर को सहलाते हुए उसे ऊपर उठा लिया। सीमा के मुंह से एक हल्की सी चीख निकलते निकलते रह गई। विक्रमजीत जी ने बहुत ही आसानी से उस बॉक्स को नीचे उतारा और सीमा को वापस जमीन पर खड़ा किया, लेकिन उन्होंने अपने हाथ सीमा की कमर से नहीं हटाए। सीमा का पीठ विक्रमजीत जी के चौड़े और 24 घंटे रसूख से भरे सीने से सटा हुआ था। जब हवेली में आपकी हर जरूरत का ध्यान रखने वाला मौजूद है, तो खुद इतनी तकलीफ क्यों उठानी? विक्रमजीत जी ने सीमा के कान के बिल्कुल पास अपनी गहरी मदहोश आवाज में फुसफुसाया। सीमा की गर्दन पर उनकी गर्म सांसें टकराईं, जिससे उसकी पूरी देह में एक तीखी सिहरन दौड़ गई। सीमा ने कांपती उंगलियों से विक्रमजीत जी के हाथों को छुआ। बाबूजी, दिन का समय है, कोई देख लेगा तो? इस हवेली में हमारे और इस खामोशी के अलावा कोई नहीं है सीमा, विक्रमजीत जी ने बहुत ही परिपक्व और बेबाक अंदाज में कहा।
उन्होंने सीमा को अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में सीधे देखा। विक्रमजीत जी ने अपनी उंगलियों से सीमा के गालों को सहलाते हुए उसके होठों के करीब अपने होठ लाए। सीमा ने अपनी आंखें मूंद लीं। विक्रमजीत जी ने बहुत ही नज़ाकत से सीमा के गालों पर और फिर उसकी गर्दन पर अपनी चाहत की मुहर लगा दी। सीमा की सांसें तेज हो गईं और उसने शर्माते हुए विक्रमजीत जी के कंधे पर अपना माथा छिपा लिया। वो इस बेबाक आकर्षण और अपने ससुर के इस राजसी अंदाज के आगे पूरी तरह हार चुकी थी। दोनों उस बंद कमरे में उम्र और रिश्ते के सारे बंधन भूलकर एक दूसरे के रंग में रंग रहे थे। दोनों का ये छुपा हुआ प्यार हवेली की दीवारों के पीछे गहराता चला गया। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों बाद सीमा को अपनी तबीयत में अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। चक्कर आना, सुबह के समय घबराहट और शरीर में कमजोरी। एक दिन जब सीमा डॉक्टर के पास से लौटकर आई तो उसकी रिपोर्ट देखकर उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। डॉक्टर ने पुष्टि कर दी थी कि सीमा प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनते ही सीमा के दिल में एक साथ खुशी, खौफ और घबराहट का तूफान उमड़ पड़ा। खुशी इस बात की कि वह मां बनने वाली थी, लेकिन डर इस बात का कि ये संतान विवेक की नहीं बल्कि उसके ससुर विक्रमजीत जी की थी। सीमा कांपते कदमों से स्टडी रूम में पहुंची, जहां विक्रमजीत जी किसी दस्तावेज पर दस्तखत कर रहे थे। सीमा को इस तरह बदहवास देखकर उन्होंने पेन साइड में रखा और फौरन खड़े हो गए। सीमा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? विक्रमजीत जी ने उसके पास आकर उसकी हथेलियों को अपने हाथों में लेते हुए चिंता से पूछा। सीमा ने बिना कोई शब्द कहे कांपते हाथों से रिपोर्ट विक्रमजीत जी की तरफ बढ़ा दी। विक्रमजीत जी ने रिपोर्ट पढ़ी। एक पल के लिए कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि दोनों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। विक्रमजीत जी के चेहरे के हाव भाव बदले, उनकी आंखों में एक गहरा ठहराव आ गया। सीमा रोते हुए उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। बाबूजी, अब क्या होगा? विवेक अगले हफ्ते वापस आ रहा है। अगर उसे या जमाने को इस बात का पता चला तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। यह पाप हम कैसे छिपाएंगे? विक्रमजीत जी ने सीमा के आंसू पोंछे और उसे बहुत संभालकर अपनी बाहों में समेट लिया। उनकी आवाज में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी राजसी परिपक्वता और मजबूती थी। रो मत सीमा, यह कोई पाप नहीं है। जो हमारे बीच हुआ वो दो दिलों का सच्चा आकर्षण था। इस बच्चे पर मेरा हक है और मैं अपनी औलाद को दुनिया की बुरी नज़रों का शिकार नहीं होने दूंगा। विक्रमजीत जी ने सीमा की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही संजीदगी से कहा, विवेक को जब पता चलेगा तो हम इसे उसी का बच्चा बताएंगे। ये राज इस हवेली की दीवारों और हमारे सिवा कभी किसी तीसरे इंसान के सामने नहीं आएगा। मैं तुम्हें और इस बच्चे को हर वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। सीमा ने विक्रमजीत जी के सीने से सिर टिका दिया। एक तरफ एक बहुत बड़े राज का भयानक बोझ था, तो दूसरी तरफ विक्रमजीत जी का वो अटूट भरोसा जिसने उसे टूटने से बचा लिया था। लेकिन हवेली के बाहर आने वाले तूफान की आहट अब और तेज हो चुकी थी। हफ्ते बाद, जैसा कि तय था, विवेक शहर से वापस लौट आया। हवेली में कदम रखते ही जब उसे पता चला कि सीमा प्रेग्नेंट है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सीमा को बाहों में भर लिया और कहने लगा, सीमा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी खुशखबरी मेरा इंतजार कर रही होगी। सीमा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ छलक रही थीं। ठीक सामने खड़े विक्रमजीत जी की आंखों में एक गहरा और शांत ठहराव था। उन्होंने बहुत ही संजीदगी से विवेक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, विवेक, अब सीमा का खास ध्यान रखना होगा। इस घर में आने वाले चिराग की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। दिन बीतते गए और सीमा का पेट धीरे धीरे बाहर आने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, हवेली का माहौल और पेचीदा होता जा रहा था। दिन में विवेक अपनी पत्नी का ख्याल रखता, लेकिन जब भी विवेक किसी काम से बाहर जाता या सो जाता, विक्रमजीत जी सीमा के कमरे में आते। अब उनका रिश्ता सिर्फ एक राज नहीं बल्कि इस आने वाले बच्चे की ममता और अधिकार से जुड़ चुका था। एक रात विवेक गहरी नींद में सोया हुआ था। सीमा को अचानक प्यास लगी और वो पानी लेने रसोई में गई। रास्ते में स्टडी रूम की लाइट जल रही थी। सीमा ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला तो देखा कि विक्रमजीत जी हाथ में एक पुरानी डायरी लिए बैठे हैं, जिसमें उन्होंने आने वाले बच्चे के नाम और उसकी जायदाद की वसीयत तैयार कर रखी थी। सीमा दबे पांव अंदर आई। विक्रमजीत जी ने जैसे ही सीमा को देखा, उन्होंने डायरी बंद की और सीमा को बेहद प्यार से अपने करीब बुला लिया। विक्रमजीत जी ने सीमा के उभरे हुए पेट पर हाथ रखा और अपनी गहरी भावुक आवाज में फुसफुसाए, ये सिर्फ विवेक का नाम पाएगा सीमा, लेकिन इसके हर कतरे में मेरा खून और मेरी मोहब्बत दौड़ रही है। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम दोनों की ढाल बनकर रहूंगा। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने विक्रमजीत जी का हाथ अपने पेट पर कसकर थाम लिया। वो जानती थी कि यह रिश्ता समाज की नज़रों में चाहे कितना भी गलत हो, लेकिन इस बंद कमरे के सन्नाटे में छुपा प्यार और फिक्र बिल्कुल सच थी। लेकिन तभी पीछे से सीढ़ियों पर किसी के तेजी से उतरने की आहट आई। विवेक की नींद खुल चुकी थी
और वो सीमा को पूरे घर में ढूंढता हुआ नीचे स्टडी रूम की तरफ ही बढ़ रहा था। सीढ़ियों पर विवेक के भारी कदमों की आवाज़ सुनकर सीमा और विक्रमजीत जी दोनों के होश उड़ गए। विक्रमजीत जी ने पलक झपकते ही खुद को संभाला। उन्होंने तुरंत वो वसीयत वाली डायरी मेज की दराज में डाली और उसे लॉक कर दिया। सीमा घबराहट के मारे एक तरफ खड़ी हो गई। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। विवेक स्टडी रूम के दरवाजे पर आकर रुका। उसने कमरे के अंदर देखा। एक तरफ उसके पिता विक्रमजीत जी गंभीर मुद्रा में खड़े थे और दूसरी तरफ सीमा पानी का गिलास हाथ में लिए खड़ी थी। सीमा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? और बाबूजी आप अभी तक जागे हुए हैं? विवेक ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। विक्रमजीत जी ने अपनी रोबदार आवाज में बिल्कुल सामान्य बनते हुए कहा। विवेक, सीमा को देर रात प्यास लगी थी और उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था। मैं भी जरा दफ्तर के कुछ कागजात देख रहा था, तो इसे पानी देकर यहाँ आराम से बैठने को कहा। विवेक तुरंत आगे बढ़ा और उसने सीमा का हाथ थाम लिया। सीमा, तुम्हें इस हालत में ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा चलने फिरने से मना किया है ना? चलो कमरे में। सीमा ने सिर्फ धीरे से सिर हिलाया और विक्रमजीत जी की तरफ एक आखिरी नजर डाली। विक्रमजीत जी की आंखों में एक संदेश था, घबराओ मत, सब संभाल लूंगा। दिन महीने की तरह बीतते गए और आखिरकार वो दिन आ गया जब सीमा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के वेटिंग एरिया में विवेक और विक्रमजीत जी दोनों टहल रहे थे। विवेक जहां खुशी और उत्सुकता से भरा हुआ था, वहीं विक्रमजीत जी के चेहरे पर एक अलग ही भावुकता और तनाव था। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। बधाई हो बेटा, हुआ है, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। विवेक खुशी से झूम उठा। वो दौड़कर बच्चे को देखने अंदर गया। विक्रमजीत जी भी भारी कदमों से अंदर पहुंचे। सीमा बेड पर लेटी हुई थी और उसकी गोद में एक छोटा सा नवजात शिशु था। जब विक्रमजीत जी ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया तो उनकी आंखों में अनजाने ही आंसू आ गए। बच्चे का चेहरा, उसकी आंखें और उसकी बनावट ठीक विक्रमजीत जी के जवानी के दिनों जैसी थी। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, देखिए ना, ये बिल्कुल आप पर गया है। आपकी तरह ही इसकी आंखें और माथा है। विवेक की इस बात पर विक्रमजीत जी और सीमा ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक ऐसा सच जो दुनिया की नज़रों में हमेशा के लिए दफन हो चुका था, लेकिन उस छोटे से बच्चे के रूप में हवेली के चिराग बनकर सामने आ खड़ा हुआ था। दोस्तों, इस कहानी का अंत हमें ये सिखाता है कि कुछ रिश्ते और उनके राज वक्त के साथ भले ही दफन हो जाएं, लेकिन उनके निशान कभी नहीं मिटते। अगर आपको ये इमोशनल कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब करना न भूलें।